सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। तो इसमें एक्चुअली ये तो एक्चुअली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। रिवर्सिबल ऑपरेशन कहने का मतलब है कि एज अ नॉट गेट कौन रिएक्ट कर रहा है। तो सपोज हम ए इनपुट करते हैं, तो नॉट गेट में कैसा होता है कि बाहर जो आता है वो ए बार आता है। मतलब अगर सपोज यहाँ 1 इनपुट किया तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 इनपुट किया तो यहाँ 1 आ रहा है। तो अगर ये हम चेक करें सारे ऑप्शंस, तो ये जो है ये और में नॉट है, तो ये बेसिकली नॉर गेट है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, और ये ए और बी। सो ए प्लस बी से हमें जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। और दिस इज़ फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में जो हमारे पास है, ऑप्शन 2 में हमारे पास तो स्ट्रेट अवे और गेट है, ये नहीं है यहाँ पे, सीधा और गेट ही है। ए और बी का इनपुट, ए और बी, सो इट्स बेसिकली ए प्लस बी जो इसका आउटपुट है। ऑप्शन 3 जो है उसमें हमारे पास एंड में नॉट लगा हुआ है, तो ये है अपना ए, ये है बी, और यहाँ पे आउटपुट जो आ जाएगा वो है ए डॉट बी का बार। और जो ऑप्शन 4 है उसमें क्या है कि ए के ही 2 इनपुट दे रखे हैं, फिर नॉट लगा हुआ। सो बेसिकली सपोज ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और यहाँ पे नॉट है। अल्टीमेटली ए प्लस ए विच इज़ ए ओनली, और फिर आउटपुट में उसका बार आ रहा है। तो बेसिकली दिस वन, फोर्थ वन इज एक्टिंग एज अ रिवर्सिबल ऑपरेशन, मतलब नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो रिवर्सिबल ऑपरेशन हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि as shown in the figure, a bob of mass m is tied by a massless string whose other end portion is wound on a flywheel, as you can see here, of radius r and mass m. When released from rest, bob starts falling vertically. When it has covered a distance of h, the angular speed of wheel क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये है अपना डिस्क वाला पार्ट, ये है बॉब ऑफ मास m, और ये हाइट h जब रिलीज़ हो गया तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ये m है, तो बेसिकली इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हाइट h मान लिया तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली वही कन्वर्ट हो रही है इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ एम ई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज एम जी एच। अब क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो वो सब वैल्यूज़ हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, आई की जगह हम लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, तो वो हमें मिलेगा। एंड ऑल्सो वी नो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, so that value also will substitute here, so that quite a few terms would get cancelled, बहुत सारे terms इसमें cancel out हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा m कट जा रहा है थ्रू आउट, और हमारे पास जो टर्म बच रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में वो है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। और इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जी एच इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ऐसा टर्म बचेगा। अब तो बस ओमेगा निकालना, सिंपल सा फॉर्मेलिटी रह गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4GH डिवाइडेड बाई 3 और आर स्क्वायर, ये अपना ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ओमेगा वुड बी रूट ऑफ दिस होल थिंग, तो रूट के बाहर आर का टर्म आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर का टर्म है, तो ये हो जाएगा 4GH बाई 3। सो इसमें हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा है 4GH बाई 3। सो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू इनफाइनाइट प्लेन ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी
plus sigma are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by which of the following. Okay, तो यहाँ पे हमें प्लेन शीट मीनिंग थिन प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू रिमेंबर तो वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें याद रखना पड़ेगा और थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी बना के हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ एक थोड़ा सा इस डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं से ऐसा कुछ। ये दोनों प्लेट्स हैं, ये बीच का एंगल है 30 डिग्रीज। तो अल्टीमेटली हमें कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर्स पे नॉर्मली एंटर और लीव करते हैं। तो ये अगर प्लस सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ जाएगी और ये भी प्लस सिग्मा है तो इससे भी बाहर की तरफ जाएगा। तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कुछ ई मान लेते हैं और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ई मान लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम है और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा, एक्सटेंड करें तो ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। कैसे, अगर हम देखें इसको थोड़ा सा, अगर मैं बढ़ा के देखें तो ये दोनों, ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दीज टू एंगल मस्ट बी सेम। तो इसी ट्रायंगल को थोड़ा नीचे खिसका दिया तो ये 30 होगा। तो ई के जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहे हैं और इसका जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ई का। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारा ई के जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, अगर हम प्रॉपरली एक्स और वाई को अलग से बनाएं तो हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ ये कंपोनेंट आ रहा है और वाई डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ है और एक इस तरफ है विच इज़ ई cos 30 और ये है ई sin 30। सो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करना है तो ई एक्स कंपोनेंट प्लस ई वाई कंपोनेंट देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ई एक्स कंपोनेंट चेक कर लेते हैं और फिर वाई कंपोनेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ई वाई कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, सो दे आर लाइक सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच अदर। सो ई माइनस ई cos 30 ये अपना हो गया जे कैप, बिकॉज ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। यहाँ पे ई कॉमन ले लिया हमने तो बन गया 1 माइनस cos 30। cos 30 इज वॉट √3/2। सो ये जे कैप और ई इनफाइनाइट प्लेट्स के लिए हमें पता ही है कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली हो जाएगा 1 माइनस √3/2 का जे कैप। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर देखना है तो वो बस एक ही कंपोनेंट है और वो भी ये एज अ ओरिजिन अगर कंसिडर करें तो ये लेफ्ट ऑफ एक्स है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है तो इस मीन दिस इज नेगेटिव 1। तो ये हो जाएगा माइनस ई sin 30 आई कैप। सो अल्टीमेटली हमारा जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो होगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट sin 30 विच इज़ 1/2 आई कैप। तो अगर मैं इसको कंबाइन लिखूँ तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा सिग्मा बाई, हम पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं फिर कॉमन ले लेंगे। सो हाफ आई कैप प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 जे कैप। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप बाई 2 प्लस 1 माइनस √3/2 जे कैप। सो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको ज़रा हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो लेट्स चेक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है वो है ये वाला। यहाँ पे आई कैप की जगह लिखा हुआ है एक्स कैप और जे कैप की जगह लिखा हुआ है वाई कैप। सो हमारा आंसर 4 इज़ करेक्ट। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ पोलराइजर एनालाइजर सेट is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity. Assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the output of intensity to be zero. Okay, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज जनरल इंटेंसिटी और ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है एट एनी एंगल थीटा. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो I है वो 10% ऑफ आई नॉट है. तो बेसिकली दिस इज लाइक आई नॉट बाई 10 इंटू आई नॉट विच इज़ आई नॉट बाई 10. सो आई हमारा आई नॉट बाई 10 है. तो वील यूज़ दिस वैल्यू here to calculate this. तो देखते हैं क्या आ रहा है. सी आ जाएगा आई नॉट बाई 10 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. सो इसमें आई नॉट गेट कैंसिल. कॉस थीटा इज बेसिकली 1/√10. ओके, अब कॉस थीटा जो है वो हमारा 1/√10 आ गया है. तो हम कुछ ऑप्शंस तो ऐसे आउट कर सकते हैं. कॉस 90 0 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है. तो ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए. तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आइदर दिस और दिस. सो लेट्स सी. अब क्या है कि कॉस थीटा जो है 1/√10 है. तो अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो √10/10 बचेगा. √10 की वैल्यू है 3.162/10. हाँ, ये वैल्यू आपको याद रखनी होती है. सर्टेन वैल्यूज़ 11th की स्टार्टिंग में ही हम कुछ सर्टेन वैल्यूज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर में याद रखते हैं वो वैल्यू. सो हमारी एक्चुअली वैल्यू आ रही है 0.3162. ओके, नाउ एज वी नो कि कॉस का जो कर्व है, यहाँ पे ये 5/2 मतलब 90/0 होता है. तो ये 0 से 90 तक इसकी वैल्यू घटती है. तो जो एक ऑप्शन है, ऑप्शन 3 जो है वो 18.4 है. 18.4 वुड बी समवेयर हियर लाइक वेरी क्लोज टू 0 डिग्रीज, इधर कहीं आएगा. और 71.6 जो है वो काफ़ी दूर आ रहा है. तो बेसिकली ये आधे, और कॉस जो 60 वो हाफ होता है. तो उससे कम वैल्यू होनी चाहिए. हाफ से ये वैल्यू कम है. सो मतलब एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 60. सो इसलिए हमारा आंसर जो मोस्ट एप्ट है वो है ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d बिटवीन देम. इट इज़ फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज k as function of x equal to capital K into 1 plus alpha x, where x is the distance measured from one of the plate if alpha d is very less than 1. तो ये अगर दिया है इसका मतलब या तो हमें बाइनोमियल यूज़ करना पड़ेगा या फिर कोई एक्सपेंशन, तभी ऐसी चीज़ें दी जाती है क्वेश्चन में. सो द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ओके, तो इससे पहले हम ज़रा इसका डायग्राम बना लेते हैं. तो ऐसा कुछ है, इसको कम्प्लीटली फिल किया गया है डाइलेक्ट्रिक से ऐसा. और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है. मतलब एक प्लेट के डिस्टेंस से बढ़ने से वो, मतलब एक प्लेट से डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो बढ़ता है. तो इसका थिकनेस से dx है. इस प्लेट से हम उसका डिस्टेंस कुछ x मान लेते हैं और इसका जो प्लेट एरिया है वो a मान लेते हैं और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d मान लेते हैं. सो बेसिकली हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एप्सिलॉन नॉट a k/d हो जाता है. तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करके सॉल्व करेंगे. तो इस इतना थिकनेस जो है ये इसका कैपेसिटेंस हमको dc1 मान लेते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो dc1 है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a स्मॉल k डिवाइडेड बाय dx. ओके, नाउ स्मॉल k की वैल्यू एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन is capital K into 1 plus alpha d. So we will substitute this value here and then integrate it from 0 to d.
सो देखते हैं। सो डी सी वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए कैपिटल के वन प्लस अल्फा डी होल अल्फा एक्स है, दिस इज अल्फा एक्स नॉट डी, क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव बीन कांस्टेंट। सो ये अल्फा एक्स होल डिवाइडेड बाय डी एक्स। सो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो ये तीनों अगर हम चेक करें तो ये तीनों आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वी मस्ट टेक रेसिप्रोकल, तो 1/c इक्विवेलेंट वुड बी इंटीग्रल ऑफ 0 टू डी 1/dc1। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आंसर 1/c इक्विवेलेंट का 0 टू डी और डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के 1 प्लस अल्फा एक्स, ऐसा। तो अभी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट सर्टेन सोल्यूशन। तो उसके लिए पहले तो हम कांस्टेंट बाहर ले आते हैं। सो ए के इंटीग्रल 0 टू डी डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा एक्स, ऐसा। ये जो है ये कुछ इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस सम ए एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का जो हमारा सोल्यूशन होता है वो होता है 1/a लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स और प्लस सी। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये प्लस सी का टर्म नहीं आएगा। तो इसी को यूज़ करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 1/c इक्वेलेंट इक्वल्स 1/एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा एक्स इंटू 1/अल्फ़ा और 0 टू डी इसके लिमिट है। 1/अल्फ़ा कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आते हैं हम लोग, तो जगह एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फ़ा और वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा डी माइनस लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा सी 1/c इक्विवेलेंट का आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फ़ा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा डी, ऐसे टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा डी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम लॉग का एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि 1 प्लस एक्स का जो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4/4 ऐसा। ये जो एक्सपेंशन है ये लिमिट के टाइम पे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जो लिमिट वाले चैप्टर आते हैं लिमिट कंटिन्यूटी, तो उसमें ये एक्सपेंशन, ये इसका एक्सपेंशन है, साइन एक्स का एक्सपेंशन है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, तो वो सब एक्सपेंशन आपको उस टाइम बताए जाते हैं, तो याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि x जो है वो 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर भी छोटा होगा और ये सारे टर्म्स तो उससे भी छोटे होंगे, तो ये सब हम कैंसिल कर सकते हैं, निगलेक्ट आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म बच रहा है वो बचेगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फ़ा, और यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा डी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2 और रेस्ट ऑफ द टर्म निगलेक्ट, तो बाकी टर्म हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट का। तो c इक्विवेलेंट के लिए बस बोथ साइड हमें रेसिप्रोकल लेना है। सो फर्दर कैलकुलेशंस के लिए हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। तो यह 1/c इक्विवेलेंट मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फ़ा, ऊपर से अल्फ़ा कॉमन, इसमें से हम अल्फ़ा और डी कॉमन ले सकते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा गेट कैंसिल, हमारे पास टर्म बच रहा है डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए के 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2। सो ये हो गया 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट तो आ गया है, लेकिन हमें c इक्विवेलेंट चाहिए था, तो हम अल्टीमेटली क्या लिखेंगे c इक्विवेलेंट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2 होल रेज टू -1।
और क्योंकि अल्फ़ा डी बहुत छोटा है तो यहाँ हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। बाइनोमियल एज इन 1 प्लस एक्स रेज टू एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन 1। तो वही हम ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा सी इक्वेलेंट का नियर अबाउट एक्सप्रेशन। सो ए के बाई डी 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2। सो ये अपना सी इक्वेलेंट हो गया। सो अब आंसर मैच करते हैं। कौन सा मैच कर रहा है? ये तो कैंसिल आउट हो गया, बाई 2 नहीं है इसमें, जो बाई 2 है लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये भी आउट। इसमें हाँ तो ये है हमारा आंसर थर्ड, ये भी नहीं है।